Healthy morning, students. Today we are going to understand in-text question answers of chapter 6 of science, which is life processes. Let us start from first. Here the question is, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like human? So let me explain the meaning of this question. क्वेश्चन का मतलब ये है कि डिफ्यूजन प्रोसेस मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल क्यों नहीं करता। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा डिफ्यूजन प्रोसेस एक्चुअली क्या है। जैसे कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक अर्थवॉर्म रिस्पायर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यानी वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, एयर में ऑक्सीजन है, ठीक है। अब एयर से ऑक्सीजन डायरेक्ट उनकी स्किन में डिफ्यूज़ होता है और स्किन से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज़ होता है। तो इनके पास कोई पर्टिकुलर ऑर्गन या रेस्पिरेटरी सिस्टम है ऐसा हम नहीं बोल सकते। जो स्किन है वही डिफ्यूज़न के थ्रू ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है, ये डिफ्यूज़न कहते हैं। यानी बॉडी से ऑक्सीजन, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाना एटमॉस्फेयर से और बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में वापस जाना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। लेकिन ये डिफ्यूज़न प्रोसेस ह्यूमन में क्यों एप्लीकेबल नहीं हो सकता? क्योंकि ह्यूमन है, हमें बहुत सारे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये सिर्फ डिफ्यूज़न प्रोसेस हमें उतना ऑक्सीजन नहीं मिल सकता। चलो अब देखते हैं। In multicellular organism, all the cells are not in direct contact with environment. The body structure is complex and large. Oxygen takes 3 years to reach from our lungs to toes. Simple diffusion does not meet the requirement of all the body cells to get sufficient oxygen. देखो, अगर सिंपल मैंने अभी आपको अर्थवॉर्म की बात की, तो अर्थवॉर्म वो बहुत ही छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, तो उसके मैक्सिमम जो सेल है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ सेल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होते हैं, तो ये सेल डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर देते हैं, तो उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन, हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन के अंदर जो सेल्स होते हैं, देखो सपोज मैं ये सेल्स की बात करूँ स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है। अगर सपोज हमारे अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस होती है तो ये अंदर वाले सेल को ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ही नहीं है। तो पहला तो ये रीज़न कि ह्यूमन में और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल, यानी सारे के सारे सेल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होते नहीं है। और ऊपर से सेकंड पॉइंट, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। इतने सारे सेल हमारे बॉडी के अंदर है, उसकी वजह से अगर हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आता है, ठीक है, तो डिफ्यूज़न प्रोसेस से हमारे टो में यानी पैर के अंगूठे में वो ऑक्सीजन जाते जाते उसको 3 साल लग जाएंगे। सोचो, 3 साल तक क्या हमारे ये ऑर्गन विदाउट ऑक्सीजन जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो उसकी वजह से ह्यूमन में या तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूज़न प्रोसेस से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं किया जाता। उनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, ठीक है। What criteria do we use to decide whether something is alive? यानी कोई भी चीज़ जिंदा है, alive का मतलब जिंदा है कि मरी हुई है, हमें कैसे मालूम चलेगा? We can know through some life processes like movement. कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म और मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह से, ग्रो करता है यानी बढ़ता है, न्यूट्रिशन यानी वो खाना लेता है, रिस्पायर यानी वो सांस लेता है, ट्रांसपोर्टेशन यानी उसके बॉडी में ब्लड के थ्रू उसने जो फूड लिया है वो पूरे बॉडी में पास होता है,
एक्सक्रीशन, वो अनवांटेड चीज़ें बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये अगर सारी चीज़ें अगर किसी में हो रही है तो समझ जाने का कि वो अलाइव है, यानी वो लिविंग थिंग है। What are outside raw materials used by an organism? यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, बाहर से वो कौन सी चीज़ को यूज़ करता है। फूड हैविंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड यूज फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज फॉर photosynthesis process by plant. Oxygen used for the respiration. Look, if we talk about animal like human or plant, okay, क्वेश्चन ऐसा है कि बाहर का कौन सा रॉ मटेरियल ये प्लांट और एनिमल की बात करें तो वो यूज़ करते हैं। तो प्लांट और एनिमल दोनों को चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो पहले तो हम हमारे ह्यूमन की बात करें तो हमें चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और लिपिड यानी फैट। ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती है? सारी की सारी चीज़ें फूड में। तो हम बाहर से फूड कंज्यूम करते हैं और फूड के थ्रू हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो ये सारे रॉ मटेरियल हमें बाहर से ही मिला, किसके थ्रू मिला? फूड के थ्रू। तो ये चीज़ें हमारे बॉडी में क्यों ज़रूरी है? ठीक है, फॉर द ग्रोथ, एनर्जी एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और बॉडी में हर रोज़ जो नए सेल बनते हैं उसके लिए, ठीक है। अब चलो प्लांट की बात करें तो प्लांट बाहर से कौन सी चीज़ यूज़ करता है? सो प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट यूज़ कार्बन dioxide from outside for the process of photosynthesis, and it use oxygen for the process of respiration. तो क्वेश्चन ऐसा था कि आउटसाइड से ऑर्गेनिज्म बाहर से कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करता है। तो बाहर से हम फूड यूज़ करते हैं जिसमें से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और लिपिड मिल जाता है जो हमारे बॉडी के ग्रोथ, मेंटेनेंस और एनर्जी के लिए ज़रूरी है। जबकि प्लांट की बात करें तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड इट यूज़ ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। What processes would you consider essential for maintaining life? See, any life process you can write. Main are nutrition, respiration, transportation and excretion. Most important question, what are the difference between autotrophic and heterotrophic nutrition? Let us understand meaning of autotrophic and heterotrophic. देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब होता है डिपेंडेंट और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। सिंपल, जो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाता है उसको ऑटोट्रॉपिक बोला जाता है। जो कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट। और जिनको न्यूट्रिशन का मतलब क्या? खाना। सिंपल मीनिंग में आप माइंड में रखो। और जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन यानी फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है उन्हें हेट्रोट्रॉपिक बोला जाता है, जैसे कि एनिमल। तो अब ऑटोट्रॉपिक के बारे में कुछ भी लिखेंगे तो हम प्लांट माइंड में रखेंगे और हेट्रोट्रॉपिक के बारे में कुछ भी लिखेंगे तो हम एनिमल माइंड में रखेंगे। ओके, सो इट अकर्स इन ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी क्लोरोफिल होता है तो वो भी अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक, इट अकर्स इन एनिमल्स एंड फंगाई। फूड इज सिंथेसाइज फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ हम प्लांट की बात करें तो प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे बनाता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो किस किस का यूज़ करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैं ये सेंटेंस का मतलब समझाता हूँ। फूड सिंथेसाइज मतलब बनाना, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। इनऑर्गेनिक मतलब नॉन लिविंग, ऑर्गेनिक कंपोनेंट मतलब लिविंग, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड। और इनऑर्गेनिक मतलब नॉन लिविंग, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ये में नॉन लिविंग चीज़ों में से मिलता है, एटमॉस्फेयर में से। जबकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट,
विटामिन को क्यों ऑर्गेनिक कंपोनेंट बोला जाता है? क्योंकि वो लिविंग चीज़ में से मिलता है, फूड में से। तो प्लांट फूड बनाते हैं किस में से? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में से, जबकि हेट्रोट्रॉफ फूड इज कंज्यूम फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। फोटोसिंथेसिस is important process, food digestion is important process, chlorophyll present, chlorophyll absent, that's it, easiest one. Where do plant get each of the raw material required for photosynthesis? देखो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो अगर हम डिस्कशन करें तो एक तो प्लांट को ज़रूरत होती है सनलाइट की, दूसरी लीफ के अंदर प्लांट को ज़रूरत होती है क्लोरोफिल की, दूसरी प्लांट को ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, सीधी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से प्लांट को मिलेगा। लाइट फ्रॉम द सन, वाटर फ्रॉम द सॉइल, ऑब्वियसली वाटर प्लांट को कहाँ से मिलेगा? सॉइल में से। और क्लोरोफिल तो ऑलरेडी किसके अंदर होता है? फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट। लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है एक ऑर्गेनल, जिसके अंदर होता है क्लोरोफिल। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक? हमारे स्टमक में एसिड का क्या रोल है वो हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक। सो हियर आई एम ड्राइंग द फिगर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हम स्टमक की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन आता ही है, लेकिन हमें तो सिर्फ स्टमक से लेना देना है। अब हमें देखना है कि ये स्टमक के अंदर क्या क्या होता है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक एसिडिक मीडियम फॉर एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। देखो हियर यू टू रिमेंबर कि इन अवर स्टमक, वॉल ऑफ द स्टमक it secrete gastric juices, and these gastric juices have hydrochloric acid, pepsin and mucose। ठीक है, अब हमें सबका फंक्शन लिखना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। एसिड किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड, प्रिवेंट फर्मेंटेशन ऑफ फूड, इट कन्वर्ट इनएक्टिव पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, इनसॉल्युबल मिनरल सॉल्ट गेट डिजोल्व इन एसिड। हमें सिर्फ एसिड का ही फंक्शन लिखना है। देखो ये मैंने बताया कि हमारी स्टमक की वॉल गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकोस होता है। पेप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन। लेकिन पेप्सिन तभी प्रोटीन डाइजेस्ट कर पाएगा जब यहाँ पर स्टमक में एसिडिक मीडियम होगा। कौन सा मीडियम होगा? एसिडिक। और एसिडिक मीडियम बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पहला फंक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इट मेक एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। दूसरी बात, अब एसिड है तो फूड के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो एसिड दूसरा काम क्या करता है? इट किल द हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड, प्रिवेंट फर्मेंटेशन ऑफ फूड, यानी फूड को सड़ने से बचाता है। सिंपल लॉजिक समझ लो, हमारे स्टमक में जो फूड है 5-6 घंटे तक रहता है, 3 घंटे तक रहता है। तो फूड धीरे धीरे कहीं पर भी अगर रहता है तो सड़ना चालू होता है, लेकिन एसिड क्या करता है? उसको सड़ने देता नहीं है। अगर फूड सड़ना चालू हो जाएगा तो उसके अंदर से जो न्यूट्रिशन हमें मिलने चाहिए वो मिलेंगे नहीं। इट कन्वर्ट इनएक्टिव पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, यानी जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनसॉल्युबल मिनरल सॉल्ट गेट डिजोल्व इन एसिड। ठीक है, अब दूसरे फूड के अंदर जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, जो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं, वो एसिड अपने अंदर डिजोल्व कर देता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड में से सारे के सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के लिए
स्मॉल इंटेस्टाइन को एक प्रॉपरली मीडियम प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, सारी चीज़ें आ गई। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? सी वी नो वेरी वेल कि डाइजेस्टिव एंजाइम इज सेक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ द स्टमक, and digestive enzyme mainly have a dilute hydrochloric acid, pepsin and mucose. Okay, about that you have to write over here. चलो, enzyme break down the various complex component of food into simple soluble component that they can be easily absorbed. ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिर्फ स्टमक के एंजाइम की बात नहीं हो रही है, स्टमक में तो एंजाइम होते ही है। उसके बाद जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो उसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम सेक्रेट होते हैं। जैसे स्टमक का जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, एमाइलेज प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लिपेज फैट को डाइजेस्ट करता है। तो एंजाइम मेनली ये सारे न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। तो ये डाइजेस्ट करके उसको किस में कन्वर्ट करता है? सिंपल कंपोनेंट। जैसे एंजाइम ब्रेक डाउन द वेरियस कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल कंपोनेंट। सिंपल और सॉल्युबल कंपोनेंट का मतलब स्टार्च, एमिनो एसिड और फैटी एसिड, ये सिंपल सॉल्युबल कंपोनेंट हुए जिसमें वो कन्वर्ट करके देता है। जैसे हमारे फूड में ये सब चीज़ें होती ही है, लेकिन ये सारी चीज़ें डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। ब्लड में एब्जॉर्ब करने के लिए कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में कन्वर्ट होना चाहिए, प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होना चाहिए और लिपिड फैटी एसिड में कन्वर्ट होना चाहिए। तो ये कन्वर्ट कौन करता है? यानी ये सिंपल कंपोनेंट है और एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट। तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल कंपोनेंट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन्ड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड? अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये हमारा स्टमक, ठीक है, एंड दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन और यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और जो फैट है, लिपिड, वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टार्च, एमिनो एसिड और फैटी एसिड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब भी तो करना पड़ेगा। वो एब्जॉर्ब कैसे होता है उसके बारे में हमें लिखना है। तो मैं थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ही सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? विली। क्या कहते हैं? विली। क्योंकि हमने फूड में से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट निकाल दिया, उसको स्टार्च, एमिनो एसिड, फैटी एसिड में कन्वर्ट भी कर दिया, लेकिन जब तक ये सारी चीज़ें ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक हमारे कोई काम की नहीं है। वो काम करते हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली। ये विली डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं ब्लड वेसल से। किससे? ब्लड वेसल से। तो ये जो विली है वो क्या करेगा? फूड के अंदर से स्टार्च, एमिनो एसिड, फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट इसके अंदर मिक्स कर देगा ब्लड वेसल के अंदर। ओके, तो एक्चुअली विली क्या है? दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इस तरह का होता है प्रोजेक्शन, फिंगर का जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको विली कहते हैं। वो मेनली क्या करता है? एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाते हैं, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ठीक है। विली के अंदर क्या होता है? ब्लड वेसल्स। वी ट्रांसपोर्ट द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज़ यूटिलाइज टू ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू, ठीक है। जैसे मैंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होता है, तो विली क्या करता है? विली के अंदर बहुत से ब्लड वेसल्स होती है, सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन के फूड में से
स्टार्च, एमिनो एसिड और फैटी एसिड विली के ब्लड वेसल में चला जाता है और थ्रू दिस ब्लड वेसल it is transported to each and every cell of the body, and whenever this absorb starch, amino acid and fatty acid reach to cell, the cell use this thing to repair the old tissues. जो भी ओल्ड टिश्यू है उसमें सेल जो डैमेज हुए हैं उसको रिपेयर करने में यूज़ करता है. What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for the respiration? अब एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है. एक्वेटिक एनिमल में कोई भी बात कर लूँ तो एक्वेटिक एनिमल को भी चाहिए ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए और ह्यूमन को भी ऑक्सीजन चाहिए. तो ह्यूमन को कौन सा एडवांटेज है? हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में आते हैं, ठीक. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बहुत सारे, काव, बफेलो, लेकिन ये क्वेश्चन समझने के लिए हम ह्यूमन से समझेंगे. देखो फ्यूश जो है, फिश का जितने एक्वेटिक एनिमल है उनका ब्रीथिंग रेट स्लो होता है और जस्ट अ मिनट, थोड़ा उल्टा बोल दिया. एक्वेटिक एनिमल का ब्रीथिंग रेट फास्ट होता है और जबकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का ब्रीथिंग रेट स्लो होता है. आप एक्वेरियम में फ़िश को देखना हो कितनी बार अपना माउथ ओपन और क्लोज करती है. वो ओपन और क्लोज किस लिए करती है? ऑक्सीजन को लेने के लिए. जबकि उतनी बार हम अपने नोज़ से रिस्पायर नहीं करते हैं. वो राउंड अबाउट 40 to 45 टाइम अपना माउथ ओपन और क्लोज करती है और हम एक सेकंड में 17 to 18 टाइम ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है. तो इनका रेट क्यों ज़्यादा होता है ब्रीथिंग का? क्योंकि उनको वाटर के अंदर से ऑक्सीजन लेना होता है और वाटर के अंदर ऑक्सीजन कम है, ठीक है. जबकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का ब्रीथिंग रेट स्लोअर है. क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन लेना होता है एटमॉस्फेयर में से और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है. समझे? बस वही लिखना है. The rate of breathing is lower in terrestrial organism as compared to aquatic because in water the amount of oxygen is less as compared to air. वाटर में एयर की कंपेयर में ऑक्सीजन कम होता है. So in aquatic organism the rate of breathing is faster. What are different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms, or explain the different ways to release energy फ्रॉम फूड मटेरियल इन डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स. देखो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म फूड लेते हैं, ठीक है. हमने जो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करी तो विली क्या करता है? वो फूड में से कंपाउंड को एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट किसके अंदर मिक्स करता है? ब्लड के अंदर, ठीक है. अब ब्लड के अंदर मिक्स होने के बाद वो हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट होता है. उसके पहले उसके अंदर क्या होता है? वो हर एक सेल तक ऐसे नहीं पहुंच जाता. जैसे यहाँ पर ब्लड वेसल में आ तो गया, जैसे स्टार्च आ गया, एमिनो एसिड आ गया, ठीक है, और फैटी एसिड आ गया, लेकिन डायरेक्ट टू डायरेक्ट हर एक सेल में नहीं पहुंच जाता. वो पहले किसी में कन्वर्ट होता है. तो वो क्या होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, उसी के बारे में लिखना है. तो पहले हम ये समझेंगे कि सपोज़ जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन का विली एब्जॉर्ब करता है ब्लड के अंदर, जो डिफ्यूज़ करता है वो ग्लूकोज है. क्या है? ग्लूकोज, ठीक है. सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के ब्लड में ग्लूकोज से ही ट्रांसफॉर्मेशन आगे स्टार्ट होता है. तो अब समझते हैं कि फूड में से हर एक ऑर्गेनिज्म में पहले क्या आता है? ग्लूकोज. क्या आता है? ग्लूकोज. हर एक ऑर्गेनिज्म में, जिसके अंदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं. फिर हर एक ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है. इसमें कितने कार्बन होते हैं? 3. अब एक पाइरूवेट में 3 कार्बन होते हैं और ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन है, तो कितने पाइरूवेट बनते होंगे? 2. ठीक है. सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस कॉमन है. वो जो भी फूड लेते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज
पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। फिर अब यहाँ से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मेथड डिफरेंट है, ठीक है। चलो समझते हैं। और हाँ, एक बात याद रखिए, ये सारी की सारी प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। चलो समझते हैं। इन ऑल ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल व्हेल पायरूवेट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। दिस स्टेप इज सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म एंड इट हैपन इन साइटोप्लाज्म। ओके, ये मैंने समझा दिया। फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट कैन हैपन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। अब हमें आगे समझना है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पायरूवेट से आगे क्या होता है। देखो, मैं आपको सिंपल लॉजिकली समझा दूँ। आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद रखना है। अगर आपने करेक्ट लिख दिया तो आपके पूरे मार्क्स। एरोबिक रेस्पिरेशन, देखो यहाँ तक तो सब में कॉमन ही है, जैसे समझाया। ये एनर्जी 38 ATP इसके बाद लिखना है और जो नीचे आ गया है, समझे। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। लेकिन कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज कितने कार्बन? 6, पायरूवेट कितने कार्बन? 3। अब यहाँ से प्रोसेस डिफरेंट हो जाती है। चलो हम एरोबिक की बात कर रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सिंपल लॉजिक है, हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं तो मतलब हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ह्यूमन। तो बस हमें अपना ही एग्जांपल लेना है। तो जब भी आप रेस्पिरेशन करते हो तो क्या लेते हो? ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो कि नहीं? अब मुझे बताओ क्या क्या बाहर निकालते हो, वो हमें यहाँ लिखना है। हम बाहर निकालते हैं एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, सीधी बात है। और अगर आप अपने नोज़ के पास अपना हैंड रखोगे तो आपका हैंड में आपको वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वाटर भी बाहर निकलता है और बनती है ATP यानी एनर्जी। क्या बनती है? एनर्जी। तो सिंपल है, यहाँ तक तो कॉमन ही है। अब आपको यहाँ से याद रखना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया पायरूवेट कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। क्लियर? बहुत इजी है ये। किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन। फिर ये कंटेंट तो आप अपने आप लिख सकते हो। देखो, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। हियर पायरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एनर्जी प्रोड्यूस आफ्टर एरोबिक रेस्पिरेशन मच मोर देन एनर्जी प्रोड्यूस आफ्टर एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी हमारे अंदर एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है 38 ATP, ठीक है। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, वो होता है प्लांट में, ठीक है। और एनिमल, यानी एनिमल, हम भी एनिमल में आ गए, लेकिन हमारे पूरे सारे बॉडी सेल में नहीं होता, सिर्फ एक ही बॉडी सेल में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो है मसल सेल्स में, ठीक है। जो समझते हैं पहले प्लांट में। देखो, ये तो कॉमन ही है, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरूवेट। अब प्लांट में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हमने यहाँ किसका एग्जांपल लिया? यीस्ट, जो क्या बनाती है? वो बनाती है बियर। क्या बनाती है? बियर। बियर यीस्ट बनाती है। तो बियर एक टाइप का क्या है? इथेनॉल। सारे के सारे लीकर में इथेनॉल होता है। और सारे रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और कितनी एनर्जी बनती है? 2 ATP। देखो, हमारे अंदर 38 ATP बनती है, जबकि प्लांट में सिर्फ 2 ATP बनती है। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर हम एनिमल मीडियम की बात करें तो हमारे मसल सेल्स में, देखो यहाँ तक तो सेम है, हमारे मसल सेल्स में बनता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। क्यों? क्योंकि हमारे मसल सेल्स जितने भी है वो वहाँ तक, ठीक है, वो क्या करते हैं? अपना खुद एनएरोबिक रेस्पिरेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसलिए देखना, हमारे मसल सेल्स थक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कभी हमें पेन होता है तो कभी ऑर्गन में पेन नहीं होता है, हमें मसल्स में पेन होती है। जैसे हमें आई पेन हो रहा है तो मतलब आई के मसल हमें पेन होते हैं। कभी अंदर की आँख जो होती है आई, वो पेन नहीं करती है क्योंकि उसको तो एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है जो 38 ATP होती है। कभी हमारा हार्ट थकता नहीं है, लंग्स थकते नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं थकता है। क्यों? क्योंकि उनको एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है जो 38 ATP होती है, बहुत ज़्यादा होती है। सिर्फ मसल सेल्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जिसमें बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से
वो थक जाते हैं। ठीक है, देखो बहुत सिंपल तरीके से आप ये सारे के सारे इक्वेशन याद रख सकते हैं। कैसे समझाता हूँ, देखो जैसे कि पहले तो सब में कॉमन है कि ग्लूकोज 6 कार्बन कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट ऑफ 3 कार्बन, बराबर है। अब जब भी हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी हम हमारी बात कर रहे हैं। तो सिंपल आप सोचो कि हम रिस्पायर करते हैं तो हम नोज से क्या बाहर निकालते हैं, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। देखो सारी रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकलता ही है मसल सेल को छोड़ के, और एनर्जी बनती है। एनर्जी सब में बनती है क्योंकि रेस्पिरेशन का लॉजिक ही एनर्जी बनाना है। ये हो गया एरोबिक। अब एनएरोबिक की बात करो तो दो, पहले प्लांट मीडियम की बात करो तो ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट। अब यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ लिखना है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट, इट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, दारू बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी सिर्फ 2 ATP, बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और अगर हम प्लांट मीडियम की बात करें, सॉरी एनिमल मीडियम की, तो वापस ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरूवेट तो कॉमन है। अब ये कहाँ पर होता है, मसल सेल में, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, ये भी बहुत कम प्रोड्यूस होती है। ये आप सिर्फ इक्वेशन याद रख लो। ठीक है। 13, हाउ आर द लंग्स डिज़ाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ह्यूमन में लंग्स कैसे डिज़ाइन हुए हैं गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, समझते हैं। विद इन द लंग द एयर पैसेज डिवाइड into smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon-like structures called alveoli. The alveoli provide a maximum area where the exchange of gases takes place. एक बात समझ लो, हम जब भी रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन किस में मिक्स होता है, ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो हमें ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाना है, समझते हैं। देखो दिस इज आवर एयर पैसेज, दिस इज एयर पैसेज विच एंटर इनटू द लंग्स। एयर पैसेज किसके अंदर एंटर होता है, लंग्स में। अब एयर जो पैसेज जो लंग्स में डिवाइड होता है वो बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है, जिसको एल्वियोलाई सैक कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। तो इतना ही याद रखना है कि ये है एयर पैसेज जो लंग्स में एंटर होने के बाद बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है, जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। ये एल्वियोलाई डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में होती है, ब्लड वेसल के। तो एल्वियोलाई क्या करती है, डायरेक्ट ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज़ करती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लेके एयर पैसेज में से नोज के थ्रू बाहर निकाल देती है। तो ये है रेस्पिरेशन। ठीक है, सिंपल इतना याद रखना है। विथ इन द लंग एयर पैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट इन ए बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई क्या करता है, एल्वियोलाई प्रोवाइड मैक्सिमम एरिया वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। एल्वियोलाई गैसेस का एक्सचेंज करवाते हैं, यानी ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेके बॉडी से बाहर निकाल देता है। ओके।